हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत मज़ेदार भी है और हमारे लिए बहुत मददगार भी। इसके इस्तेमाल से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। दुनिया की और दूसरी चीज़ों की तरह इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं वो है हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का बैलेंस। जब भी हमारे फ़ोन में कोई बीप बजती है, कोई मैसेज आता है, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है। ये डोपामिन वही केमिकल है जो अल्कोहल, निकोटीन और गैम्बलिंग करने से रिलीज़ होता है। दूसरे वर्ड्स में, अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो ये एक नशे की लत की तरह बन सकता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दूसरी नशीली चीज़ों की तरह ही हमारी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ये हमारी रिलेशनशिप्स को तबाह कर सकती है और इसलिए हमारे लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि सही बैलेंस क्या होना चाहिए। अगर आप सुबह जागने के बाद अपनी फैमिली से गुड मॉर्निंग करने से पहले अपने फ़ोन को चेक करते हो तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपको फैंटम बीप सिंड्रोम है, यानी कि आपको अपने फ़ोन के वाइब्रेट या रिंग किए बगैर ही ऐसा लगता है कि जैसे वो वाइब्रेट या रिंग हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप सारा दिन अपने फ़ोन को चेक किए बगैर नहीं रह सकते हो तो ये एक प्रॉब्लम है। और बच्चों के साथ ऐसा होना तो वाकई में बहुत खतरनाक है। दरअसल नशे की लत के शिकार जो भी लोग हैं उन्होंने अपने बचपन में ही अल्कोहल को तलाश कर लिया था। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें अपने पेरेंट्स से बस एक ही चीज़ लेना पड़ती थी और वो था उनका अप्रूवल। जब हम अपने टीनेज यानी कि 13 साल से ऊपर की उम्र में पहुंचे तो अपने साथियों से अप्रूवल लेने लगे। ये सिचुएशन हमारे पेरेंट्स के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग थी, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये सिचुएशन हमें फैमिली से बाहर एक बड़े ग्रुप्स में अलग अलग तरह के कल्चर्स में घुलने मिलने के लिए अलाउ करती है। ये टाइम हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। इस टाइम हम अपने स्ट्रेस के बारे में दोस्तों से मदद लेना सीखते हैं। कुछ लोग बाय एक्सीडेंट स्ट्रेस कम करने के लिए अल्कोहल ढूंढ लेते हैं। तब उन्हें यह एक्सपीरियंस होता है कि असल में डोपामिन का सुन कर देने वाला इफेक्ट उनकी टीनेज के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कम करता है और फिर अनफॉर्चुनेटली उनका यह कनेक्शन उनका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। इस वजह से जब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में फाइनेंशियल, सोशल या करियर में किसी भी तरह का स्ट्रेस फेस करते हैं तो वो मदद के लिए किसी इंसान के पास नहीं जाते, बल्कि वो शराब की बोतल का सहारा लेते हैं। हालांकि हमारे पास अल्कोहल, सिगरेट और गैम्बलिंग के लिए तो उम्र की पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इमेच्योर माइंड इन पावरफुल नशीले केमिकल्स से मुकाबला करने लायक मजबूत नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया और सेल फोन्स के लिए हमारे ऊपर ऐसी उम्र की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो एक तरह से हमने ये किया है कि अपनी शराब की अलमारी उन टीनेजर्स के लिए खोल दिया है और उनसे ये कहा है कि हम उनकी टीनेज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये उम्र वाकई में बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ये लो शराब लो और जितनी मर्जी पियो। बेसिकली हमने यही किया है। इस तरह से हमारी सारी जनरेशन एडिक्टेड ग्रो हो रही है और उन्होंने भी बाकी सारे एडिक्टेड लोगों की तरह ये नहीं सीखा कि जब उन्हें कोई स्ट्रेस हो तो किसी इंसान के पास जाएं, बल्कि वो ऐसे टाइम में अपने मोबाइल डिवाइस पर चले जाते हैं। ऐसा करने से उनका आइसोलेशन और लोनलीनेस बढ़ता है, यानी उनका लोगों से अलगाव और अकेलापन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप्स भी तबाह हो सकती है। और हम सबको इस बात का एक्सपीरियंस है कि जहां आप किसी के साथ सड़क पर चलते हो या किसी मीटिंग में होते हो या फिर बाहर डिनर के लिए जाते हो, चाहे इनमें से कोई भी मौका हो, वो अपना सेल फोन बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को एक इडियट की तरह महसूस करने लगते हो। और जब आप उनसे बात करते हो तो वो आपको बस हाँ हूँ में ही जवाब देते हैं। अब आप एक पूरी जनरेशन को ही ले लो। इस जनरेशन के पास मोबाइल से पहले के टाइम की कोई मेमोरी नहीं है। हम लोग कम से कम सेल फोन्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट से पहले के टाइम का रेफरेंस पॉइंट तो रख सकते हैं, जबकि ये लोग इतना भी नहीं कर सकते और ये सिचुएशन इनके लिए एक आम बात है। इस तरह से हमारे पास एक पूरी ऐसी जनरेशन है जो नशे की लत, आइसोलेशन और लोनलीनेस के साथ बड़ी हो रही है। हम ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स देख भी रहे हैं। हम इस जनरेशन के बीच में सुसाइड के बढ़ते हुए केसेस भी देख रहे हैं और नशे की ओवरडोज की वजह से इन लोगों में एक्सीडेंटल डेथ को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। और हम मास होमिसाइड यानी कि बड़े पैमाने पर कत्लेआम होते हुए भी देख रहे हैं, जो यही जनरेशन कर रही है। 1984 के बाद पैदा हुए स्टूडेंट्स ने स्कूलों में 70 बार फायरिंग की। इस वक्त स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे डिप्रेशन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई। हम आइसोलेशन और लोनलीनेस के इफेक्ट्स को तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। असल में हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स को ही ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स इमरजेंसी के नाम पर बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं। लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि किसी इमरजेंसी के लिए आखिरी बार सेल फोन का यूज़ कब किया गया था, कि उनके बच्चे किस टाइम घर आ रहे हैं या उन्हें किस टाइम स्कूल से पिक किया जाना है। आप किसी इमरजेंसी केस में स्कूल के ऑफिस में कॉल कर सकते हो। स्कूल स्टाफ ये जानता है कि उनका बच्चा किस क्लासरूम में है और फिर वो 5 मिनट से भी कम समय में बच्चे को ऑफिस में ले आएंगे और फ़ोन पर आपसे उसकी बात करा देंगे। ये पुराना तरीका बिल्कुल सही काम करता है,
लेकिन पेरेंट्स इस तरीके में लगने वाले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को कम करने के लिए ऑफिस में कॉल करने की जगह बच्चों को सेल फोन देकर उनसे सीधे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से हम बच्चों के साथ होने वाली एक रियल ह्यूमन प्रॉब्लम को असल में सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उसको और बड़ा बना देते हैं। इसी की वजह से यह सच्चाई है कि आपके पास एक एडिक्टेड नशा की आधी जनरेशन है जिसके पास किसी से मदद मांगने की स्किल्स नहीं है। और ये भी सच है कि लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करने में तो बहुत अच्छे हैं, जहां पर खुद को बहुत स्मार्ट और स्ट्रांग दिखाते हैं वो बच्चे जो सुसाइड कमिट करते हैं। अगर आप उनके इंस्टाग्राम को देखोगे तो आपको इस बात का कोई हिंट नहीं मिलेगा कि वो डिप्रेस्ड थे, क्योंकि वो बहुत खुश दिखते हैं। इसलिए जब हम ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि हमारा दरवाज़ा हमेशा उनके लिए खुला है, तो आप ये मान लेते हो कि उनके अंदर अपनी बातें शेयर करने के लिए आपके पास आने का हौसला है। और ये भी एक सच्चाई है कि हम में से बहुत से लोग अपनी पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी में फेल हो जाते हैं, यानी हम अपने माता पिता होने की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाते, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि वो उनके लिए स्पेशल हैं, इसलिए वो उनसे जो चाहे ले सकते हैं और वो जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। वो उन्हें लास्ट में आने पर भी मेडल देते हैं, जो कि बहरहाल किसी काम का नहीं होता, बल्कि इस वजह से फर्स्ट आने वाले के मेडल की वैल्यू कम हो जाती है और लास्ट में आने वाला शख्स खुद को एक इडियट महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस मेडल का हकदार नहीं है। जो बच्चे ऑनर्स क्लासेस में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इसके हकदार नहीं होते, क्योंकि उन्हें असल में वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते, बल्कि उनके पेरेंट्स टीचर्स की शिकायत करके उन्हें अच्छे ग्रेड्स दिलवा देते हैं। और टीचर्स इस मामले में पेरेंट्स से फालतू की बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जब कॉलेज ग्रेजुएट बन जाते हैं तो उन्हें एक जॉब तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है और उन्हें लास्ट में आने पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ना तो उनके पेरेंट्स उनको प्रमोशन दिला सकते हैं और ना ही इस वक्त सिर्फ आपके चाहने भर से ही कोई चीज़ आपको मिल सकती है। आपकी एक पूरी जनरेशन ऐसी है जो पिछली जनरेशन के मुकाबले में बहुत कम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी हो रही है और जिसके पास दूसरों से मदद मांगने की काबिलियत भी नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए सोशल मीडिया या सेल फोन डिवाइस की तरफ मुड़ जाते हो और अपने फॉलोअर्स को चेक करते रहते हो। अगर कोई शख्स आपको अनफ्रेंड करता है तो ये आपके लिए गहरा सदमा होता है। ये लोग जिस तरह से एक दूसरे से ब्रेकअप करते हैं उसमें बिना कोई वजह बताए ही उनसे अचानक से अपने कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देते हैं और उनके जवाब में टेक्स्ट करना और फ़ोन कॉल्स करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ये स्किल्स ही नहीं होती कि आपस में बात करके मामले को सुलझाया जा सकता है। दरअसल ये लोग उतावलेपन, बेचैनी और बेसब्री की एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां इन्हें फौरन सेटिस्फेक्शन हासिल करने की आदत होती है। जैसे आपको कुछ खरीदना हो तो आप अमेज़न पर जाते हो और अगले दिन वो चीज़ आपके पास दिखाई देने लगती है। अगर आप किसी के टच में रहना चाहते हो तो आप उनकी आंसरिंग मशीन पर कोई मैसेज नहीं छोड़ते, क्योंकि आप घंटों तक अपने मैसेज के जवाब के लिए वेट नहीं करना चाहते। इस वजह से आप बस उनको टेक्स्ट मैसेज करते हो और आपको जल्दी से इस बात का जवाब भी मिल जाता है। अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप बस लॉगिन करते ही मूवी देखने लगते हो। इसके लिए आपको मूवी के शो टाइम चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डेट करना चाहते हो तो बस राइट स्वाइप करते ही आपकी डेट फिक्स हो जाती है। आपको इसके लिए अपने हौसले को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, हिम्मत नहीं करना पड़ती, बस पलक झपकते ही आपको डेट मिल जाती है। लेकिन यह प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि ये लोग इन सब चीज़ों के हकदार नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है। अगर आप इन शानदार, स्मार्ट, धुन के पक्के और आइडियल बच्चों से मिलते हो जो ग्रेजुएट हो गए, फिर जॉब करने लगे और जो दुनिया पर अपना असर डालना चाहते हैं, और आप उनसे पूछते हो कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो वो यही कहेंगे कि वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो इसके लिए वो कहते हैं कि वो दुनिया पर अपना कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं, जिसके जवाब में आप उन्हें ये याद दिलाते हो कि वो 8 महीने से वहां पर हैं और अभी तक उन्होंने सोशल होने की कोशिश नहीं की है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो किसी पहाड़ के नीचे खड़े होकर उसकी चोटी को देख सकते हैं, जहां पर जाकर वो अपना असर डालना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस पहाड़ के ऊपर जाना होगा। इस तरह से वो ये नहीं समझते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, उनके करियर के फुलफिलमेंट, ये सब भी एक ऐसी ही जर्नी है और इन सब के लिए कोई ऐप अवेलेबल नहीं है। आपको अपने करियर और लाइफ के रिटेटिंग और घुमावदार प्रोसेस से धीरे धीरे होकर ही गुजरना होता है। इस जर्नी के दौरान वो बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, क्योंकि उनके पास किसी से मदद मांगने की स्किल्स नहीं होती, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करते हैं। इस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और फिर इस सिचुएशन में जब हम उन्हें 80s और 90s के प्रिंसिपल्स पर बने हुए ऑफिस के माहौल में लापरवाही से छोड़ देते हैं, तो कोई भी उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में ध्यान नहीं देता। उनको बस एक काम करने वाले एम्प्लॉय के तौर पर गिना जाता है। ऐसे वर्क कल्चर में ये लोग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक ऐसे वर्क फोर्स में दाखिल हो जाते हैं जहां पर वो घाटे में रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि उन्हें डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में परेशानी होती है, लेकिन उनकी कंपनियां इस बात की परवाह नहीं करती, इसलिए उन पर इस बात का बहुत नुकसानदेह असर होता है।
लेकिन आखिरकार इसका नुकसान कंपनियों को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनियल्स यानी कि 21वीं सेंचुरी में पहुंचने वाले नौजवान उनके एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स में दाखिल हो रहे हैं। इसलिए कंपनियों पर भी अपने लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम अपने सबसे छोटी उम्र वाले वर्कर्स से ऐसे माहौल में काम करने के लिए कहते हैं जो उनको सूट नहीं करता, तो ये उनके सुसाइड करने और होमिसाइड यानी कि मास मर्डर्स की वजह बन जाता है और फ्यूचर में नशे की ओवरडोज की वजह से होने वाले डिप्रेशन और एक्सीडेंटल डेथ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इनके नंबर्स ऑलरेडी डराने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इनके बारे में सीरियस नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को इस बात का पूरा ध्यान देना होगा कि उनके बच्चों को छोटी उम्र से ही आज़ादी से सोशल मीडिया और सेल फोन्स का इस्तेमाल ना करने दिया जाए, क्योंकि उनका माइंड डोपामीन से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस मामले में एक बैलेंस बनाकर ही चलना अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को एक फ़ोन तो दे सकते हो, लेकिन उन्हें इसको उनके बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पर और स्कूल में ले जाकर यूज़ मत करने दीजिए। उन्हें सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही फ़ोन यूज़ करना अलाउ किया जाना चाहिए। इसके बाद आप उनसे फ़ोन वापस ले सकते हो। आजकल कंपनियों को बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के साथ डील करना होता है जो पहले से सेल फोन को एक नशे की तरह यूज करने के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाकर देख सकते हो कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज हैं वो अपना फोन टेबल पर रखकर काम करते हैं, और जो यंगर एम्प्लॉयज हैं तो वो अपना काम करते टाइम सेल फोन को कंप्यूटर के कीबोर्ड के सामने अपने हाथों के बीच में रखते हैं। वो अपना काम इसी तरह करते हैं। साइंस हमें वार्निंग दे रहा है। चूहों पर मल्टीटास्किंग का एक्सपेरिमेंट किया गया। चूहों के सामने 3 चीजें रखी गई, कंप्यूटर, सेल फोन और टेलीविजन, और एक लाइट को फ्लैश किया गया बारी बारी से तीनों चीजों पर, कंप्यूटर से सेल फोन पर और सेल फोन से कंप्यूटर पर और सेल फोन से टेलीविजन पर। उन बदलती लाइट्स के सामने चूहों को छोड़ा गया तो उन्हें एक भूल भुलैया से बाहर निकलने में 3 गुना ज्यादा वक्त लग गया कंपेयर टू उन चूहों के जिनके सामने लाइट फ्लैश नहीं की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन चूहों का यह दिमागी नुकसान परमानेंट हो चुका था, क्योंकि लाइट बंद करने के बाद भी उनकी हालत इंप्रूव नहीं हुई। कुछ फैमिलीज कुछ स्ट्रेटेजीज अपना रही हैं जो आपके काम की भी हो सकती हैं। कुछ फैमिलीज हर दिन वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर रही हैं, और इस तरह से जब तक उनका बच्चा अपना होमवर्क या कोई बोरिंग काम फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो उनको पासवर्ड नहीं देती हैं। कुछ फैमिलीज तो पासवर्ड इस तरह से चेंज करती हैं कि बच्चे वाईफाई का इस्तेमाल सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कर सकते हैं। इसके बाद वाईफाई अपने आप ही बंद हो जाता है। बहुत से घरों में ऐसी स्ट्रेटेजीज दिखाई दे रही हैं। एक दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कुछ फैमिलीज अपने टीनेजर बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, जिसके मुताबिक बच्चों को ये एग्री करना पड़ता है कि वो सेलफोन का यूज़ उनके बेडरूम में नहीं कर सकेंगे, वो रात में 8:30 बजे के बाद सेलफोन यूज़ नहीं कर सकेंगे, और डिनर टेबल पर भी वो सेलफोन यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा भी उन पर बहुत से मौक़ों पर सेलफोन का यूज़ नहीं करने की पाबंदी लगाई जाती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे प्रोविजंस रखे जाते हैं कि जैसे कि अगर आप इन रूल्स को तोड़ोगे तो आप 1 हफ्ते तक मोबाइल फ़ोन को अपने पास नहीं रख सकोगे। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले बच्चों से यही उम्मीद की जाती है कि वो इसका अच्छे से पालन करके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसके बाद हमें भी अपने एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप अपने सेलफोन की चार्जिंग अपने बेडरूम में ना करके लिविंग रूम में ही करना शुरू कर सकते हो। अगर आप अपने सेलफोन का यूज़ अलार्म क्लॉक की तरह करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक अलग से अलार्म क्लॉक खरीद लो। इसके अलावा जब आप सुबह सोकर उठते हो तो अपने पार्टनर से गुड मॉर्निंग कहो, क्योंकि उस वक्त आपका फोन वहां पर नहीं है। और अगर आप रात के बीच में ही जाग जाते हो तो वहां पर उस वक्त सेलफोन ना होने की वजह से आपको अपने सेलफोन को चेक करने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से आप वापस से सो सकते हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर डिनर के लिए जाओ तो वहां पर दोनों में से कोई एक ही शख्स अपना फोन लेकर जाए, क्योंकि हमें टैक्सी बुलाने के लिए या किसी को कॉल करने के लिए बस एक ही फोन की जरूरत होती है। अगर आप वहां पर खाने की पिक्चर्स या एक दूसरे की फोटोज लेना चाहते हो तो एक शख्स ऐसा कर सकता है और उन फोटोज को दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो हम सब किसी एक जगह इकट्ठा होकर वहां से निकल सकते हैं और अपने फोन्स को वहीं पर छोड़ सकते हैं। असल में हम सब अपने फोन्स को अपने घर पर ही छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने हमें कॉल किया है हमें उसी के साथ तो रहना है। और आप एक शराबी की तरह खुद को ज्यादा शराब पीने से रोकने के लिए अपने घर से शराब की बोतलों को हटा दीजिए, क्योंकि आपकी अपनी विल पावर मजबूत नहीं है, इसलिए आप इस पर पक्का भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने घर से शराब को हटाकर अपने टेम्पटेशन यानी लालच को हटाते हो, और डिनर पर अपने सेलफोन्स को ना लाकर हम वाकई में रिलैक्स कर सकते हैं। सेलफोन्स को अपने साथ ना लाकर हम चिंताओं को अपने से दूर रख सकते हैं और 3 गुना ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम बिना किसी रुकावट के खुलकर अपने दिल की बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त के दौरान आपके पास सेलफोन ना होने की वजह से आपको कभी गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन इसके मुकाबले में सेलफोन ना होने की वजह से आपको 5 गुना ज्यादा बड़ा फायदा भी हो सकता है।